प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। हिंदी नाटक के विकास क्रम को समझने की इस श्रृंखला में आज हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक पर बातचीत करेंगे। आज़ादी के बाद हिंदी नाटक की विकास यात्रा के कौन कौन से चरण रहे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से हिंदी नाटक आज जिस स्थिति में है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कौन कौन सी यात्रा किस किस प्रकार से तय की, इसको हम जानेंगे। हम ये भी जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि हिंदी नाटक और रंगमंच को समृद्ध बनाने में जो विभिन्न रंगमंच समूह थे या विभिन्न जो रंगमंच से संबंधित संगठन थे, उनका क्या क्या योगदान रहा और सरकार की तरफ से कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई जिन्होंने हिंदी रंगमंच को अधिक व्यापक बनाने का काम किया। और स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार, रंग निर्देशक कौन कौन हुए, उसके बारे में भी हम आज के पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। ख़ास तौर से हिंदी नाटक को आज़ादी के बाद एक नई दिशा देने में मोहन राकेश का जो योगदान रहा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो पाठ है वो मुख्य रूप से हिंदी रंगमंच पर केंद्रित रहेगा कि हिंदी का रंगमंच और रंग संस्थाएं किस प्रकार से स्थापित हुई और उनका क्या योगदान रहा। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटक का विकास और भी तेज गति से हुआ। स्वतंत्रता से पहले हम जानते हैं कि हिंदी नाटक के जो पितामह है वो भारतेंदु कहलाते हैं और भारतेंदु जी ने नाटक को जन्म दिया और एक नई दिशा दी। साथ ही उनके नाटक जैसे अंधेर नगरी है, उसका बहुत अधिक मंचन हुआ। उसके बाद में जो नाटक के विकास करने वाले जो नाटककार थे, उनमें प्रसाद जी का नाम आता है। प्रसाद को दिशा प्रवर्तक नाटककार के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी, लेकिन उनके नाटकों को मंच नहीं मिला। रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक इतने सफल नहीं हुए और उनके समय में उनके नाटकों का बहुत कम मंचन हो सका। फिर भी एक सांस्कृतिक चेतना, यानी भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसके प्रति अपने नाटकों में उन्होंने कथानक चुने
काव्यात्मक परिवेश, क्योंकि वो छायावादी कवि भी थे तो उनके नाटकों में एक काव्यात्मक परिवेश भी आ गया है। नाटकीय संघर्ष की सूझ भी उनके नाटकों में है, जो मुख्य रूप से पश्चिम से और द्विजेंद्र लाल राय के जो नाटक हैं उनसे, शेक्सपियर, इब्सन इत्यादि के जो दुखंत नाटक है उनसे जो संघर्ष है, द्वंद्व है, वो उनके नाटकों में आया है। और चरित्र सृजन की अपूर्व क्षमता के कारण उनके नाटक अद्वितीय बन गए हैं। भले ही उनके जीवन काल में उनके नाटकों का इतना अधिक मंचन न हुआ हो, लेकिन बाद में जब रंग तकनीक काफ़ी विकसित हो गई तो उनके नाटकों का बहुत अधिक मंचन हुआ, जिनमें स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी मुख्य है। अपने पौराणिक दृष्टिकोण के कारण इतिहास के अतीत के साथ समसामयिक जीवन को आदर्श के साथ जोड़कर उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु रोमांटिक दृष्टि की खामियां भी उनके साथ लिपटी रही। उनकी दृष्टि क्योंकि कल्पना प्रधान थी, स्वच्छंद थी, रोमांटिक थी, भावुक थी, इस कारण से जो आधुनिक भावबोध है वो उनके नाटकों में दिखाई नहीं देता है। यद्यपि उनकी तुलना में लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक अधिक यथार्थवादी थे, लेकिन फिर भी उनमें भी रोमानियत की भावना थी। तो रोमानियत से निकालने का जो काम सबसे पहले किया वो उपेंद्र नाथ अश्क ने किया, जिनका नाटक आया छठा बेटा 1940 में, जो कि इस प्रकार की भावुकता और कल्पनाशीलता से अलग है और यथार्थ से पूरी तरह से संबंधित है। तो प्रसाद के बाद इस तरह से नाटक के कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए। अब हम बात करें कि आज़ादी के बाद एक तो परतंत्रता से मुक्ति के कारण नई चेतना का जागरण हुआ, विदेशी सत्ता यहाँ से चली गई, देश में लोकतंत्र आया, तो एक स्वतंत्रता की चेतना सब में आई। और साथ ही हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में भी इस युग में कई संस्थाओं का अवतरण हुआ। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अवतरण हुआ, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और राष्ट्रीय सरकार द्वारा भी संगीत नाटक अकादमी एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई। ये मुख्य संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी नाटककारों को न केवल प्रेरित किया नाटक लिखने के लिए, बल्कि एक अभिनेताओं और रंगकर्मियों की और निर्देशकों की एक नई पीढ़ी तैयार करने में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हुई जिन्होंने हिंदी रंगमंच को और नाटक को एक नई गति देने में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इप्टा की। इप्टा शब्द का पूरा अर्थ है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। पीपुल्स थिएटर यानी लोक रंगमंच। इसकी स्थापना मुंबई में 1943 में हुई थी और स्थापना के समय जो स्थापना कार्यक्रम था उसके अध्यक्ष हिरेन मुखर्जी थे। उन्होंने इसकी स्थापना के भाषण में यह आग्रह किया था कि तमाम जो रंगकर्मी है, अभिनेता है और नाटककार हैं, वो इप्टा से जुड़ कर के व्यक्ति की आज़ादी और सामाजिक न्याय की इस यज्ञ में अपनी आहुति दें या अपना योगदान दें, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। इप्टा ने जो नाटक लिखे उनमें मुख्य रूप से फांसीवाद का विरोध मिलता है, क्योंकि 1943 वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि थी। तो जो जर्मनी है वहाँ पर हिटलर का शासन था, फांसीवाद का दौर था। तो इप्टा ने मुख्य रूप से फांसीवाद का विरोध किया और प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर अधिक बल दिया, जो सामाजिक चेतना से जुड़े हुए थे और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए नाटक थे, उनके मंचन को उन्होंने अधिक प्रोत्साहित किया। इप्टा के बारे में ये माना जाता है कि
उस समय के बड़े बड़े जो कलाकार हैं और जो समाजवादी चेतना के जो इतने भी कलाकार, रंगकर्मी और सांस्कृतिक कर्मी थे वो इप्टा से जुड़े हुए थे। इप्टा नाम जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध इप्टा नाम होमी जहांगीर भाभा ने दिया था, ऐसा कहा जाता है। साथ ही इप्टा ने लोकमंच जैसे नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है, स्वांग है, नकल है, ख्याल है, नाचा है, तमाशा है, इन तत्वों को अपने भीतर आत्मसात करते हुए नाटक को एक लोक स्वरूप दिया और उसकी पहुंच आम जन तक बनाई और आम जन के जो दुख दर्द हैं वो नाटकों के माध्यम से आने लगे और जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसका अंकन भी इन नाटकों में हुआ। इसके अलावा इप्टा ने बाद के दिनों में नुक्कड़ नाटक को भी अपनाया। हिंदी साहित्य के कौन कौन से ऐसे लेखक थे जो इप्टा से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर है कि एक तो रामविलास शर्मा, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी थी और जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, वो इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा रांघे राघव, जो हिंदी के बहुत बड़े दूसरी जो एक संस्था स्थापित हुई वो पृथ्वी थिएटर थी। पृथ्वी थिएटर जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये संस्था प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में स्थापित की थी। पृथ्वीराज कपूर सुविख्यात अभिनेता थे और इन्होंने पृथ्वी थिएटर के रूप में एक चलता फिरता रंगमंच या थिएटर स्थापित किया था। यह थिएटर पूरे देश में यात्राएं करके और नाटकों का मंचन करता था। ये व्यावसायिक था और इसका उद्देश्य धन कमाना था। इस पृथ्वी थिएटर ने अभिज्ञान शाकुंतलम, पठान, गद्दार, आहुति, पेशा ऐसे नाटकों का भारत के विभिन्न हिस्सों में मंचन किया और लोगों में कला और संस्कृति के प्रति एक चेतना जगाने का काम किया। उसके बाद में जो संस्था आती है वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना संगीत नाटक अकादमी, जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसने 1959 में की। इस विद्यालय ने भारत में कई महत्वपूर्ण निर्देशकों, अभिनेताओं और रंगकर्मियों को जन्म दिया और हिंदी रंगमंच के विकास में NSD या भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना का विशेष महत्व है। आप जानते हैं कि ये विद्यालय है, हर साल इसमें 200 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है और इसमें जाने के बाद 3 साल तक रंगमंच और नाटक और अभिनय की कला विद्यार्थियों को सिखाई जाती है और 3 साल के बाद इसमें से जो निकलता है वो या तो कोई अभिनेता होता है या कोई रंग निर्देशक होता है। कुल मिलाकर के एक उसको तराश दिया जाता है। इसमें प्रवेश लेने की जो योग्यता होती है वह स्नातक होती है और एक दूसरी जो योग्यता वह होती है कि कम से कम 6 नाटकों में भाग लेने का प्रमाण पत्र विद्यार्थी के पास होना चाहिए। लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद में
विशेषज्ञों की जो समिति होती है वह उसका ऑडिशन लेती है और उसके बाद में फाइनल मेरिट इसमें बनती है। अब बात करें हम इस संस्था के विकास की, तो NSD या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो प्रथम निदेशक थे वो इब्राहिम अलकाजी थे। इसने NSD ने हिंदी नाटक और रंगमंच को बड़े फलक पर प्रतिष्ठित करने का उल्लेखनीय कार्य किया और आधुनिक तकनीक भी अपनाई और लोक से जुड़ने का कार्य भी किया। तो आधुनिक तकनीकों जैसे कि प्रकाश और ध्वनि के इस्तेमाल ने हिंदी रंगमंच के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया और इन्हीं तकनीकों के कारण प्रसाद के जो नाटक अनअभिनय माने जाते थे उनका भी अभिनय संभव हो सका। NSD हर साल भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है, जिसमें से देश भर की जो रंग मंडलियां हैं वो आकर के अपनी परफॉर्मेंस देती है, अपनी कला दिखाती है और इससे एक नाटक के विकास को और उसके फैलाव को एक नई दिशा मिलती है। इस संस्था से निकले हुए जो कलाकार हैं वो बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में भी अपना जोहर दिखाते हैं। इनके कुछ विद्यार्थियों के नाम हैं, जैसे अनुपम खेर है, अनिल कपूर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पीयूष मिश्रा है और अभी हाल ही में जिनका देहांत हुआ इरफान खान, जो राजस्थान में टोंक के रहने वाले थे, वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही छात्र रहे थे। इसके अलावा आशीष विद्यार्थी जो बॉलीवुड में अच्छे कलाकार हैं वो भी इसी विद्यालय से जुड़े हुए थे। इसके अलावा रंग निर्देशकों में मोहन महर्षि, श्री वैभव कारंत, ओम शिवपुरी, राम गोपाल बजाज, सुरेखा सीकरी, जोहरा सहगल जैसे कई प्रतिभाएं इस संस्था से जुड़ी रहीं। इसके अलावा जो संस्था इस क्षेत्र में आगे बढ़ी उसका नाम है श्री राम सेंटर। ये नई दिल्ली में स्थित एक नाट्य मंडली है जिसने हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसके अलावा भी दूसरी कई संस्थाएं थी, जैसे अभियान है, देशांतर है। इन संस्थाओं ने भी नया थिएटर है, अनामिका है, जन नाट्य मंच है, ये भी स्थापित हुई और इन्होंने इसके अलावा एक संस्था है नया थिएटर। नया थिएटर की स्थापना हबीब तनवीर ने की। उसकी भी हिंदी रंगमंच के विकास में ऐतिहासिक भूमिका है। हबीब तनवीर ने नाटकों में लोक परंपराओं को स्थान दिया और इनकी संस्था नया थिएटर थी। नया थिएटर के जो नाटक है आगरा बाजार, चरणदास चोर, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, जहरीली हवा, मिट्टी की गाड़ी, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए और शिक्षित अशिक्षित जनता को जगाने और झकझोरने, सोचने समझने के लिए इन्होंने नुक्कड़ नाटकों का प्रयोग भी किया। दिल्ली में जन नाट्य मंच है, उसने भी नुक्कड़ नाटकों की कई प्रस्तुतियां की। नुक्कड़ नाटकों में जाति पाति, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, दहेज, भ्रष्टाचार और हर तरह के शोषण के खिलाफ सुर ऊंचा किया गया। नुक्कड़ नाटकों में, नुक्कड़ नाटक का अर्थ यह है कि ये मतलब इसके लिए कोई विशेष सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती है और किसी भी गली में, किसी भी नुक्कड़ पर इसको आयोजित किया जा सकता है।
ये आम बोलचाल की भाषा में होता है और इसका जो कथानक होता है उसमें भी आम जनता की समस्याओं को शामिल किया जाता है। नुक्कड़ नाटक का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जर्मनी में बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने किया था और उन्होंने स्ट्रीट थिएटर की अवधारणा दी थी। उसी की प्रेरणा से भारत में भी नुक्कड़ नाटक शुरू हुए। नुक्कड़ नाटकों में समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाता है। इनमें इसकी सबसे बड़ी सुविधा ये होती है नुक्कड़ नाटक की कि इसके लिए मंच की सज धज की तामझाम नहीं जुटाना पड़ता। किसी भी खुले चौराहे, पार्क, गली के भीतर इसे आयोजित किया जा सकता है। वस्त्र सज्जा लगभग नहीं के बराबर और न कोई मंच न दृश्य बंधों की ज़रूरत होती है। दर्शकों की सीधी भागीदारी इस तरह के नाटकों में जनसंवाद को सीधे कायम करने की शक्ति रखती है। चूँकि नुक्कड़ नाटक समाज के ज्वलंत प्रश्नों पर जनता का ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए इनकी प्रभाव क्षमता अधिक बलवान होती है। ऐसी स्थिति में जनता तक नए विचारों की रोशनी ले जाने का कार्य नुक्कड़ नाटक कर सकता है। नुक्कड़ नाटक को विकसित करने में जो प्रमुख रंगकर्मी हैं वो सफदर हाशमी, राधाकृष्ण सहाय, विभू कुमार आदि रहे हैं। हिंदी रंगमंच की अवधारणा को बदलने में जिन नाटककारों का योगदान रहा उनमें मोहन राकेश का नाम सर्वोपरि है। मोहन राकेश की रंग दृष्टि हिंदी रंगमंच के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। मोहन राकेश ने ऐसा हिंदी रंगमंच बनाने का प्रयास किया जो मौलिक हो, साथ ही जिसमें कम से कम संसाधनों के साथ संश्लिष्ट से संश्लिष्ट प्रयोग किए जा सके, यानी गहन से गहन भावनाएं भी रंगमंच में प्रदर्शित की जा सके। उनके जो नाटक हैं जैसे आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है तथा आधे अधूरे हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। इन तीनों नाटकों ने हिंदी नाटक और रंगमंच को एक नया मुहावरा दिया और उसे कई संभावनाओं से भर दिया। तो आज हमने इप्टा, पृथ्वी थिएटर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री राम सेंटर, ऐसे जो रंग संस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी ली। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।